स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के सेट 1 सब्जेक्टिव आंसर मॉडल प्रश्न पत्र प्रोजेक्ट रेल के तहत जो निकला है, यानी कि हम लोग सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे सेट 1 के। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो आएंगे इसी से आएंगे, 90% आने के चांस इसी से, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है कि सब्जेक्टिव में कि कल्पनादर्श किसे कहते हैं, कल्पनादर्श किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पर कि कल्पनादर्श किसे कहते हैं कि कल्पनादर्श यानी कि कल्पनादर्श यूटोपिया, इसको क्या कहते हैं, यूटोपिया। ठीक है, किसे कहा जाता है। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूटोपिया किसे कहते हैं या कल्पनादर्श किसे कहते हैं। ठीक है, कल्पनादर्श एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी कि इस जैसे बोलते हैं ना कि राम राज आएगा, तो उसको कल्पना ही करते हैं ना, फिर से तो नहीं आ सकता, क्योंकि इतना मारकाट धर्म के जाति के नाम पर कोई लड़ाई वगैरह होता है, तो वो कल्पना करते हैं ना कि उस समय कुछ नहीं होता था, लड़ाई वगैरह सबको समान नज़र से देखा जाता था, ना कोई धर्म के नाम पर ना कोई जाति के नाम पर, मतलब एक कल्पना करते हैं समाज की, तो उसको क्या कहा जाता है, तो यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, कल्पनादर्श जिसे हिंदी में। या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह का विचार सामूहिक आंदोलन की एक अनूठी पद्धति है को दर्शाता है, जो सत्य की शक्ति और असत्य की खोज की आवश्यकता पर जोर देता है। यह इस विश्वास की पुष्टि करता है कि यदि कारण सही है और लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क के खिलाफ शारीरिक बल या जबरदस्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि सत्य पर चलते या आपका जो मतलब जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ है, तो एक सत्य की ही जीत होती है। मतलब सत्य की खोज की शक्ति, सत्य की शक्ति पर विश्वास रखिए कि आपको जो है आंदोलन करने जाएंगे बिना लड़ाई का, बिना झगड़ा का आप आंदोलन करते हैं कि जो अन्याय की जो मतलब अन्याय के खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं कि अन्याय ना हो और आप उसके आंदोलन कर रहे हैं। तो अन्याय के खिलाफ यदि आप क्या करते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं, तो एक दिन ना एक आप विजय जरूर प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है शारीरिक बल या ज़बरदस्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब उसको जो भी लड़ाई मतलब उसको जो भी मतलब कुछ भी आपके साथ दुष्कर्म होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह के मतलब कुछ भी, जैसे कुछ दिन पहले किसान आंदोलन, वो भी सत्याग्रह पर हो रहा था। ठीक है, कहीं तो एक वो किसान आंदोलन क्या था, वहाँ पर एक जगह बैठे हुए थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि जो पहले का किसान बिल है उसको उसी तरह से होना चाहिए ना। वो भी क्या है, एक सत्याग्रह को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताइए, किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताइए। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तो ये सब क्या है, राजनीतिक दलों का नाम है। तो यानी कि आप लोग लिख लीजिएगा, और भी जानते हैं JMM झारखंड में, JVM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर कि किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। सौर ऊर्जा, पवन। गैर परंपरागत सौर ऊर्जा जैसे हो गया, पहले तो ऊर्जा था लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जैसे पहले क्या हो, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है, ये सब है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। लेकिन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इससे जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं लिखे। सड़क परिवहन जानते हैं, सड़क परिवहन में अन्य साधन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और क्या लिखा है, सड़क परिवहन छोटी एवं मध्यम दूरी करने की महत्वपूर्ण साधन है। छोटे छोटे जगहों में भी सड़क है तो उसको आसानी से जाया जा सकता है, यानी कि सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मुद्रा को प्रशासित करें। मुद्रा की जानते हैं, मुद्रा मतलब पैसा, धन, दौलत ना। लेकिन मुद्रा जिससे हम लोग पहले के समय मुद्रा नहीं था, उससे मतलब जैसे धान था, किसी के पास गेहूँ था। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते, अदला बदली, मतलब धान दे देते थे और गेहूँ उसके ले लेते थे। ठीक है, तो किसी को गेहूँ का जरूरत, धान का जरूरत हो तो गेहूँ को दे देते थे और धान को ले लेते थे। यानी कि इस तरह से क्या होता था, आदान प्रदान होता था। ठीक है, यानी कि मुद्रा क्या है, एक विनिमय का साधन है। ठीक है, मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वो वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है। साफ साफ लिखा है कि मुद्रा से क्या है, विनिमय के माध्यम है, मूल्य के माप है, किस वस्तु का कितना दाम है, वो भी धन के संचय, ऋण के भुगतान,
इससे स्वीकार की जा सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण पर स्वामित्व रखती है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है ना, कि मेरे आवाज़ को भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से 90% आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग यदि 90% लाना है तो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट के पाँचों सेट को पढ़ लीजिएगा, तो आपका इसी से आपको एकदम इससे बाहर आएगा ही नहीं। देखिएगा कि क्वेश्चन जिस तरह से प्रोजेक्ट रेल के तहत सेट किया गया है, बहुत ही अच्छा सेट किया गया है। चलिए देख लेते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे? यानी कि फ्रांसीसी लोग के सामूहिक पहचान बनाने के लिए तो वहाँ के क्रांति को क्या कदम उठाए थे? तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित कदम उठाई। पहला क्रांति क्या उठाया था कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया गया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिया गया। मतलब संविधान के अंतर्गत मतलब पितृभूमि और नागरिक जो था वहाँ के सभी को क्या किया गया? पहले समान अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्या कि दूसरा नंबर, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लग गई। ठीक है, एक कानूनी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। मतलब अपने ही जो भूभाग मतलब भूमि के रहने वाले जो नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। ठीक है, स्टेट जनरल नाम बदलकर वहाँ पर स्टेट जनरल जो नेशनल असेंबली था, स्टेट जनरल कहा जाता था पहले, उसको नाम क्या कर दिया? उसके बाद नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसका चुनाव नागरिकों के समूहों द्वारा किए जाने लगे। वहाँ के नागरिकों द्वारा क्या करने जाए मतलब उसका चुनाव किया जाने लगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी चुनाव होता है, झारखंड में भी, देश में भी, उसी तरह से वहाँ पर भी चुनाव होने लगा। नई स्तुतियों रची गई। ठीक है, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। सभी मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। शहीद हो गए थे सैनिक वगैरह, वहाँ के उसके नाम को क्या किया गया? मतलब गुणगान गाया गया, बहुत सारे शपथें ली गई, राष्ट्र के नाम पर यह सब हुआ। ठीक है, फ्रांस का नया राष्ट्रध्वज चुना गया। ठीक है, फ्रांस में जो राष्ट्र नया मतलब उसका जो झंडा है उसका नया चुना गया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया, और बाकी जो वहाँ पर क्षेत्रीय बोली थी उसको प्रोत्साहित किया गया, बोलने के लिए उसको प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, फ्रेंच क्या है? राष्ट्रीय भाषा है फ्रांस का। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, उसी का आंसर है। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और क्या भार मापने की समान व्यवस्था लागू की गई। ऐसा नहीं कि एक जगह पर 1 किलो में ही 2 किलो मिल रहा है, ऐसा नहीं, मैं सभी जगह क्या समान भार मापने वाली क्या किया गया? व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत बंदरगाह 8वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गई? मतलब हाशिए मतलब किनारा हो गया, तो क्यों पहुंच गया था? ठीक है, सूरत बंदरगाह 8वीं सदी के अंत तक किनारा पर क्यों पहुंच गया था? औपनिवेशिक काल में सूरत एक बंदरगाह महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार का काफ़ी समृद्धि था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसे विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। यानी कि नए नए बंदरगाह खुल गए, जिसके कारण से सूरत बंदरगाह जो है वो हाशिए पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्या है कि इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। यहाँ से होने वाली निर्यात नाटकीय कमी आई, तथा नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। ठीक है, जो वहाँ नए बंदरगाह था वे नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था। जो सूरत बंदरगाह और क्या हुगली के बंदरगाह जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए, और नए जो बंदरगाह थे तो यूरोप के जो कंपनी थे उसके नियंत्रण में था। और यह क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जो सूरत और हुगली के उसमें जो जहाज वगैरह रोकने का था वो काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कोई तरह की रियायतें हासिल की, और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या जो यहाँ के क्या थे यूरोप कंपनी जब आए तो यहाँ के स्थानीय दरबार जो राजा महाराज थे उनके धीरे धीरे उसको हासिल करने लगा, और यहाँ पर वो क्या करने लगे, व्यापार का इजारदारी और अधिकार प्राप्त कर लिए धीरे धीरे। ठीक है, अपनी कानून व्यवस्था बना लिए।
बहुत सारे पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह बम्बई और कलकत्ता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। मतलब जो औपनिवेशिक सत्ता मतलब बाहरियों का सत्ता की बढ़ती ताकत का क्या था, एक बढ़ती ताकत का संकेत था। ठीक है, मतलब उसका धीरे धीरे बढ़ रहा था, संकेत मतलब दे रहा था कि यह जो यूरोपीय कंपनियां हैं हमारे जो भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है कि वर्ड्स बहुत है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं आते हैं यहाँ पर जो अच्छा लगता है, सुबह सुबह एकदम चहचहाटे अच्छा लगता है। तो आप लोग को भी सुनाई दे रहा है मेरे ख्याल से। कोई बच्चा लिखा तो सर यहाँ पर आप लोग कहाँ जंगल में रहते हैं। जंगल नहीं है, थोड़ा सा मतलब पेड़ है लगा हुआ, तो बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। ठीक है, इस प्रकार की परियोजनाएं बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक है। ठीक है, इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। क्या होता है, बहुउद्देश्य परियोजना जैसे हो गया एक डैम बनाकर रोकना। ठीक है, डैम मतलब पानी को रोकना, उससे क्या होता है, बाढ़ जैसे भयानक जो नीचे स्तर में जो रहता है पानी बहुत स्पीड से जाता है, जिसके कारण से वहाँ के बाढ़ जैसा पैदा हो जाती है। यदि डैम बना देंगे तो क्या होगा, पानी का फुल जो उसका बहाव है वह घट जाएगा, जिससे बाढ़ जैसे भयानक खतरे से भी क्या हो सकता है, रोक सकते हैं। इनसे जल विद्युत का उत्पादन के मतलब विद्युत उत्पादन कर सकते हैं हम लोग टरबाइन लगाकर। जल की नेक्स्ट क्या है कि तीसरा नंबर उसी का, जल सिंचाई के लिए बांध उपयोगी है। ठीक है, सिंचाई के लिए भी उपयोगी है। इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योगों के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसका पाइपलाइन बिछाकर उसके पानी को हम लोग उद्योग तक घर तक पहुंचा सकते हैं। साधारणतः इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए आते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग डैम को देखने के लिए आते हैं ना। ये योजना तथा मछली पालन और नौकायन के लिए उपयोग आती है। जैसे धनबाद जिले में मायथन डैम है, उसके बाद तलिया डैम है। ये सब क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। एक मछली भी पाला जाता है यहाँ पर, ये लोगों का मनोरंजन भी होता है, विद्युत संयंत्र भी है और बाढ़ को भी रोका जाता है। तो एक बहुउद्देश्य परियोजना से कितने लाभ हो सकते हैं, हानियाँ भी बहुत है, ऐसा नहीं है हानि नहीं है। तो यहाँ पर लाभ लिखने के लिए क्या कहते हैं, हम लोग लाभ लिखे हैं। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें। ठीक है, आप यहाँ पर चाय एक प्रमुख पेय फसल है। ठीक है, इसके बारे में लिखे हैं। इसको उगाने के लिए हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। ठीक है, मतलब कैसे इसको किस जगह पर रोपने से यह होगा। ठीक है, चाय की फसल है तो उष्ण तथा उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु सही होती है। ठीक है, उष्ण तथा उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु सही होती है। इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल निकास वाले ढलाव इन इलाके जिनकी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस और जीवांश हो उपयुक्त। मतलब इसके जो ह्यूमस मतलब खनिज पदार्थ इसकी मिट्टी में अच्छे होना चाहिए, तभी यह होगा, और ढलाव होना चाहिए। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में रोपे जाते हैं चाय के, क्योंकि पानी यहाँ पर रोके नहीं उसकी जड़ के नीचे। इसके झाड़ियों की वृद्धि के लिए साल भर उपोष्ण पाला रहित एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। मतलब थोड़ा थोड़ा जल इसको चाहिए। ठीक है, झाड़ियाँ हैं, झांसियों नहीं है, झाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये झाड़ियों है। ठीक है, झांसियों नहीं है। इसकी कोमल पत्तियों के विकास हेतु वर्ष भर लगातार वर्षा की बौछारें की जरूरत होती है। मतलब इसको पानी की बहुत ही जरूरत है, मतलब पानी चाहिए ही इसके ऊपर। ठीक है, पत्तियों के विकास हेतु पानी इसके ऊपर देना पड़ेगा, तभी यह होगा। ठीक है, चाय की भौगोलिक परिस्थिति हो गया। सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या क्या लाभ है। ठीक, सत्ता की साझेदारी पहले समझते हैं। सत्ता की साझेदारी, जब किसी देश की सत्ता उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाए या हिस्सेदारी बनाया जाए तो शासन की इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाए। मतलब कोई भी देश के अंदर सभी लोगों के लिए, मतलब देश के अंदर सभी लोगों के लिए वर्गों को शामिल किया जाए, ये हिस्सेदारी बना जाए, तो शासन की व्यवस्था को इस शासन की व्यवस्था को क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित मुख्य लाभ है। सत्ता की साझेदारी की क्या क्या लाभ है। नंबर 1 क्या है, पहला है क्या कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, मतलब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र, जैसे हमारा देश भी क्या है, एक लोकतांत्रिक लोकतंत्र का मूल मंत्र है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र व्यवस्था ही चल नहीं पाएगी। मतलब क्या है, जब किसी देश के उसी देश का अंदर रहने वाले सब मिलकर एक सभी को शामिल करके एक हिस्सेदारी बनाया जाए
और उसी पर क्या शासन व्यवस्था को शासन व्यवस्था एक लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जब देश लोगों को, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा पॉइंट है कि जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बना जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। यानी कि जो कानूनी व्यवस्था में सभी को भागीदारी किया जाता है तब जाकर देश का मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि कानून कुछ भी बना दिया चल रहा है, वो तो इधर से विरोध हो रहा है उधर से विरोध हो जाएगा ना। तो एक सभी को सहमति से बनाना चाहिए, इसीलिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्या, जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों के ध्यान में रखा जाता है और इनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। मतलब किसी भी जाति को ऐसा नहीं कि उसको नहीं शामिल करेंगे, इसको इस जाति को नहीं शामिल करेंगे, ऐसा नहीं। सभी के भावनाओं को देखते हुए सभी के संघर्ष जो है उस संघर्ष को मतलब जो भी संघर्ष है उसको ख़त्म करके उसके देश की प्रगति मतलब देश के विकास के लिए अग्रसर होना चाहिए, तभी सत्ता की साझेदारी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर पॉइंट है कि सत्ता की साझेदारी अपनाकर विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव गृह युद्ध की संभावना को समाप्त किया सकता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो टकराव होती है, गृह युद्ध मतलब अंदर देश के अंदर ही युद्ध होती है, उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या होता है। दबाव समूह, एक दबाव समूह एक सामान्य व्यवसाय, रुचि या राय रखने वाले लोगों के माध्यम से गठित संगठन है। क्या है दबाव समूह, एक सामान्य व्यवसाय, रुचि या राय रखने वाले लोगों के माध्यम का एक क्या है, गठित संगठन है। और राजनीतिक दल क्या है, इस प्रकार वे अपने सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं, जबकि एक और इस यहाँ तक है, इस प्रकार अपने सामान्य उद्देश्य के लिए वो क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए वो सभी के बीच में आते हैं। जबकि राजनीतिक दल, जबकि यहाँ पर देखिए, जबकि एक राजनीतिक दल तब बनता है जब लोगों का एक समूह चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आता है और अंत सरकार में सत्ता हासिल करता है। मतलब राजनीतिक दल में जब लोगों का एक समूह क्या करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आता है और अंत सरकार में क्या करता है, सत्ता को हासिल करता है। ठीक है, मतलब उस लोगों के मतलब लोगों को जागरूक करता है, लोगों के बीच में प्रिय बनता है, उसके बाद वह सरकार के में सत्ता में आता है। ठीक है, यानी कि सरकार में वह मतलब उसका पार्टी जीतता है। और दबाव समूह क्या, जबरदस्ती, दबाव मतलब क्या, जबरदस्ती, तानाशाही जिसे कहते हैं ना, तानाशाही देश है जैसे चीन है। ठीक है, जहाँ पर मतलब कोई लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र जहाँ पर नहीं वहाँ पर तानाशाही है एक तरह का। ठीक है, एक दबाव समूह एक अनौपचारिक संस्था है जबकि एक राजनीतिक दल के औपचारिक संस्था है। ठीक है, एक दबाव समूह क्या है, एक अनौपचारिक संस्था है जबकि राजनीतिक दल एक क्या है, औपचारिक संस्था है। दबाव समूह क्या है, एक अनौपचारिक संस्था है जबकि एक राजनीतिक दल क्या है, औपचारिक संस्था है। दबाव समूह क्या है, दबाव समूह की सदस्यता सीमित है, दबाव समूह की जो सदस्यता है उसकी सीमित है, लेकिन राजनीतिक दल की सदस्यता क्या है, बहुत व्यापक है। ठीक है, इसमें सदस्य लोग बहुत हैं ना। दबाव समूह लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। दबाव समूह जो होता है जवाबदेही नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दल है उसको जवाब देना पड़ता है। लोगों चुनाव में लोगों का सामना करना पड़ता है और वे लोगों के प्रति जवाबदेह देते हैं। मतलब जो नहीं काम करते उसको थोड़े ना वोट देंगे, और उसको जवाब देना पड़ता है क्या नहीं। तो एक राजनीतिक दल जो है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है दबाव समूह से। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दें। ठीक है, खाद्य उपलब्धता तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए से दो उदाहरण। ठीक है, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों पर का भार कम किया गया, जलपथों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों में से दूर के बाजार कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचा जा सकता है। मतलब रेलगाड़ियों की वजह से भी एक क्या हो रहा है, खाद्य उपलब्धता तकनीकी का प्रभाव। तकनीकी मतलब क्या, तकनीकी हो गया मशीनें, औजारें। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, खाद्य उपलब्धता पर कैसे, जैसे अभी ट्रैक्टर आगे पहले हल से जोतते थे, ये भी क्या है, एक खाद्य उपलब्धता है कि ज़्यादा हम लोग खेती कर पा रहे हैं, ज़्यादा हल जोत पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, खेती हो रहा है। तो एक तकनीकी का प्रभाव से क्या हो रहा है, खाद्य उपलब्धता बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या है कि पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता है। यानी कि पानी के जहाज़ों में भी रेफ्रिजरेशन, जो बहुत दूर से आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, उसको जल्दी से पहुँचाने के लिए रेफ्रिजरेशन तकनीकी का रेफ्रिजरेशन तकनीकी लगाया गया, जिससे क्या होगा, यहाँ से जल्द मतलब जैसे अभी देखिए यार, जैसे हाईवे जाओ, जैसे कोरोना के समय देखिए था ना,
कि वैक्सीन को सभी के बीच पहुंचाना था। एक उदाहरण दे रहे हैं वैक्सीन के लेके, वैक्सीन के सभी के पूरे देश में पहुंचाना था, इतना बड़ा देश है ना, तो उसके बीच पहुंचाना था, तो कैसे पहुंचाते, ठीक है। तो इसके लिए हवाई जहाज बहुत ही व्यवस्था था कि तुरंत पहुंचा सकता है, किसी भी कोने तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसको एक अपना गया, जिससे क्या हो गया, तकनीक का उपयोग किया गया कि नहीं। ऐसे तो जैसे गाड़ी, बस था, रेलगाड़ी, तो उससे भी बहुत समय लगता है, लेकिन तकनीकी का उपयोग करके क्या उसको जल्दी से पहुंचाया गया। यानी कि तकनीकी के से क्या होगा, मतलब पानी के जहाज जैसे बहुत दूर से सामान आ रहा है, तो उसको भी जल्दी ख़राब ना होते हुए भी, ख़राब होने से पहले ही क्या कर अपने देश या दूसरे देश तक पहुँचा जा रहा है। तो ये क्या है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक का प्रभाव दिख रहा है ना। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? मतलब G77 के देश किसे कहते हैं? देशों से आप क्या समझ, मतलब G77 देशों से आप क्या समझते हैं? ठीक, देशों से एक समूह है, ठीक। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं? मतलब ब्रिटेन वुड्स की यहाँ पर जुड़वा संतान कहते हैं G77। मतलब बहुत सारे देश मिलकर क्या बनाए हैं, G77। क्या G77 विकासशील देशों के समूह है, ठीक है। जो विकासशील देश है, जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO इसका फुल फॉर्म है, हाँ ठीक है, NIEO इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है, को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सामूहिक रूप से काम करते हैं। कि IMF और विश्व बैंक IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स की दोहरे समझौते की असंतोषजनक सेवाओं के कारण नए आज़ाद हुए मुल्कों ने G77 का गठन किया है। मतलब G77 IMF जो एक संस्था और वर्ल्ड बैंक दोनों एक ही दिन हुआ है शुरुआत। इन दोनों को देखते हुए क्या एक असंतोषजनक, इसके जो सेवाएं हैं बहुत ही खराब है, जिसके कारण देखते हुए क्या क्या है, एक संगठन बनाया है जिसको नाम है G77। इनकी आज़ादी के बाद ब्रिटेन वुड्स की संस्था ने गरीब मुल्कों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है। मतलब इनकी आज़ादी के बाद, ठीक है, जो गरीब मुल्क है, जो गरीब मुल्क मतलब गरीब देश है, उसको पैसों की सहायता किया है, धन की सहायता किया है। लेकिन इसके अवज में इनके प्राकृतिक संसाधन गारंटी के तौर पर इन संस्थाओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। मतलब जो IMF वर्ल्ड बैंक है, ये क्या क्या है, अपने जो इसको तो मतलब धन तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो ना कुछ उसके पास गिरवी तो रखने पड़ेगा ना, तभी आपको धन देगा ना। यानी कि गिरवी, यहाँ पर गिरवी क्या रख लिया है, अपने उसके प्राकृतिक संसाधन को ले लिया, नहीं लौटा पाएंगे तो आपके प्राकृतिक संसाधन मेरा आ गए। मतलब उस देश के प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला हो गया, अबरख हो गया, जो भी प्राकृतिक संसाधन उसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है, नियंत्रण पर ले लेते हैं। इस प्रकार विकासशील देशों जो विकसित देशों की भांति औद्योगिक विकास की राह पर चलने चाहते थे, ब्रिटेन वुड्स की संस्था ने उनका मार्ग अवरोध कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप G77 समूह का अस्तित्व में आ गया। यानी कि जो देश विकासशील होना चाहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, IMF वर्ल्ड बैंक उसको लोन देकर उसको क्या करते, उसी को कब्जा कर लेते थे। लेकिन जो उसको देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए जो G77 या समूह 77 अस्तित्व में आ गया। मतलब उसको देखते हुए कि इस तरह कर रहा है कि हम तो पैसा ले रहे हैं ऋण, लेकिन हमारा सारा चीज़ चला जा रहा है। तो उसको देखते हैं विकासशील देशों ने क्या क्या एक समूह बनाया जिसका नाम दिया G77, ठीक है। यानी कि हम लोग और भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बन रहा है, जिसके कारण से हम इसको और नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में चढ़ा देंगे, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी, और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को 99% लाना है तो, ठीक है। आपको चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, फर्स्ट क्लास पास करेंगे। आपको भी यदि मतलब फर्स्ट डिवीज़न होना है, जिला टॉपर होना है, स्टेट टॉपर होना है, तो बिल्कुल आपको भी कुछ ना कुछ, जैसे इस बार दिया गया ना, लैपटॉप लेना चाहते हैं, ठीक है, लैपटॉप 60,000 का मिल रहा है, कितना 60,000 का, और एक मोबाइल 20,000 का, ऊपर से 3 लाख रुपया भी पैसा दे रहा है। मतलब आपका खर्चा जो है सरकारी उठा ले रहा है, आपको मतलब ग्रेजुएशन तक एकदम आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आपको एकदम दम लगा कर पढ़िए, एकदम दम लगा बोल रहे हैं, सॉरी, एकदम जम कर पढ़िए, ठीक है, जम के पढ़िए एकदम, आप, ताकि आप मतलब आप भी इस बार आपका नाम इस बार लिस्ट में आए कि, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।